Hello students of MSc Final. Here I am Dr. Raksha Mishra. आज मैं आपका जो टॉपिक ले रही हूँ वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ डेजर्ट। पहले प्रीवियस लेसन में भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको स्टेबलाइजेशन ऑफ डेजर्ट ही पढ़ाया था, जिसको आज कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें मैंने आपको स्टेबलाइजेशन, व्हाट इज स्टेबलाइजेशन एंड थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन, और हम मेथड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन ले रहे थे जिसमें बायोलॉजिकल हम पढ़ चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे मैकेनिकल, केमिकल और एजुकेशनल मेथड्स से। तो एक बार आपको रिकॉल करने के लिए बता देती हूँ कि स्टेबलाइजेशन होता क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत बड़ी समस्या है एक सबके सामने, जो एक बहुत बड़ा कारण भी है डेजर्ट बनने का। और क्योंकि ये रेगुलर अगर चलता रहे सॉइल इरोजन, तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। इस कारण से जो डेजर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी पहुंच रहे हैं। और डेजर्ट का बनना मतलब प्रोडक्टिविटी कम होना, वहाँ वेजिटेशन का स्कैंटी वेजिटेशन होना, और इस कारण से वहाँ का वातावरण पे भी इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है। टेम्परेचर हायर हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है। तो ऐसे एक्सट्रीम क्लाइमेट में और एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब समस्याओं को ओवरकम करने के लिए डेजर्ट्स को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। स्टेबलाइज मीन्स उसको रोकना, उसको स्थिरता प्रदान करना, ताकि वो एक जगह मिट्टी वो एक जगह ही रहे। तो स्टेबलाइजेशन से एक तो मिट्टी की, मृदा की परमेबिलिटी जो है रिड्यूस होती है। परमेबिलिटी मतलब वहाँ जो पेड़ पौधे नहीं होते तो वो ढीली हो जाती है। इस कारण से जो है वो थोड़ी सी ढीली होने के कारण उसके अंदर पानी टिकता नहीं है और पानी नीचे चला जाता है। और कंप्रेसिबिलिटी भी कम करना, स्टेबलाइजेशन से हम एक तो ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, वहाँ की सॉइल को हम इतना एनहेंस कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कि वहाँ बहुत जल्दी वेजिटेशन ग्रो कर जाती है, उग जाती है। तो अब हम इन स्टेबलाइज करने के लिए मैकेनिकल, केमिकल और एजुकेशनल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल, जैसा कि इसका नाम बताया, निश्चित रूप से यांत्रिक की जो चीज़ होती हैं उन्हीं को ही यूज़ किया गया है इसके अंदर। तो हम अगर इसको हिंदी में समझाऊँ, मैं सॉरी मैकेनिकल जो है हम इसमें टिलेज, मल्चिंग, कंटूर बेंड्स एंड पैन ब्रेकिंग पढ़ेंगे। टिलेज जो होता है उसका मतलब होता है कि इसमें अगर हिंदी में हम कहें तो इसको कह सकते हैं कि पौधों के समुचित विकास के लिए बुआई से लेकर कटाई तक की जाने वाली यांत्रिक क्रियाओं को टिलेज कहते हैं। मीन्स यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, मैकेनिकल मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं, उसको टीलेज कहते हैं। और ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में रेतीले मैदानों में बहुत अपनाया जाता है, क्योंकि वहाँ मिट्टी जो है इतनी इतनी बाइंडेड हो जाती है, या उधर खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल होता था। वहाँ अगर इनको जैसे ये है हल है, हल जोतना और ट्रैक्टर फार्मिंग, ये अगर चीज़ें यूज़ की जाएं तो बहुत अच्छी खेती की जा सकती है। और इससे ये जो टिलेज है ये राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बीकानेर जैसे पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत यूज़ किया जाता है। और इसकी जो इसको अगर हम एक और मैं अगर समझाना चाहूँ इंग्लिश के अंदर, अभी मैंने हिंदी में समझाया है, तो ये कह सकते हैं कि टिलेज आर द मीन्स टू प्लाउ एंड प्रिपेयर सॉइल फॉर सीड टू सो, टू कल्टिवेट एंड रेज द क्रॉप्स। इसके अंदर हम अलग अलग तरह के जो है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। और इसका जो मेन एम होता है वो होता है कि सॉइल को जैसे अब अगर हम प्लाइंग करेंगे तो उसका जो आगे का हुड होता है वो इतना नीचे डीप चला जाता है सॉइल के अंदर कि वो जो सॉइल है नीचे तक से खुद करके ऊपर आती है और वो ढीली हो जाती है। और इसके ब्रेकिंग होने से और थोड़ा खुल जाने से, नहीं तो अगर जमी रहेगी तो एरेशन नहीं होगा। तो इनसे बहुत फ़ायदा होता है सॉइल को। वो जो है वाटर कंजर्व कर सकती है, प्रॉपर एरेशन हो जाता है सॉइल के अंदर, और अच्छे सीड के एक अच्छा जो है सीड का बेड बन जाता है, भूमि पे एक परत बन जाती है सॉइल की, जो बहुत सीड को जर्मिनेट करने में बहुत हेल्प करती है। और जो सॉइल होती है वो
कम डेंसिटी की हो जाती है, लो डेंस हो जाती है। और इसकी एक और बड़ी खासियत है टीलेज फार्मिंग की, कि जब इसमें प्लाइंग करते हैं, ट्रैक्टर से प्लाइंग करते हैं, उस समय बहुत अंदर तक जब जाते हैं इनके, ये मशीन जब अंदर तक जाती है तो मिट्टी को पूरा हिला देती है, तो अंदर की तरफ जो पेस्ट होते हैं और पैथोजेंस होते हैं वो भी मर जाते हैं। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो फ़ायदा है टीलेज फार्मिंग का, वो ये है कि वीड्स जो होती हैं, जो जंगली घास होती है, वो भी उखड़ करके बाहर आ जाती है। नहीं तो जंगली घास अगर, वीड्स अगर होती हैं, तो वो जो मेन प्लांटेशन है उसका पानी और मिनरल सारा ले लेती हैं, तो वहाँ अच्छी क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाती हैं। तो ये भी एक टीलेज फार्मिंग से ये भी फ़ायदा है कि वो पेस्ट, जो वीड्स हैं ये भी कंट्रोल हो जाती हैं। और वहाँ का जो वातावरण है, अच्छा, जो हार्ड पैन होता है उसका सरफेस का, वो भी बहुत लूज हो जाता है, और सॉइल कैन द प्लांट इजीली एरेटेड होकर के नीचे तक ग्रो कर पाता है। तो ये मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है सॉइल इरोजन को रोकने का, सॉइल कॉम्पैक्शन को रोकने का। और इससे मॉइस्चर भी कम, मतलब जो नमी जो होती है बहुत कम लॉस होती है, और इवापोरेशन भी बहुत कम होता है। तो आपने देखा कि टीलेज से कितने फ़ायदे हुए हैं, टीलेज फार्मिंग से। अब हम नेक्स्ट लेंगे मल्चिंग। तो जो मल्चिंग है, इसके ये ज़्यादातर जो विंड इरोजन होता है, जिससे मृदा जो है बहुत जल्दी ही तेज हवाओं से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको रोकने के काम में ये मेथड लिया जाता है। इसके अंदर जो पौधे होते हैं, जैसे कि दालों के पौधे, इनके जो रूट सिस्टम होती है, उसको रूट सिस्टम के सहित तने का जो ऊपर का आधार का भाग होता है, जिसे हम ठूंठ कहते हैं, वो फसल काटते समय उसको हम जो है खेत के अंदर एक लाइन के अंदर, एक पंक्ति के अंदर छोड़ देते हैं। तो उससे वो मिट्टी बाइंड हुई रहती है, उससे बंधी हुई रहती है। और फसल, जो दूसरी फसलें होती हैं, वो इन पंक्तियों के पैरेलल उगा दी जाती है। और ये जो जैसे कि अरहर, कपास, तंबाकू, इनकी करी जाती है। और जो ठूंठ की पंक्तियां होती हैं, ये मृदा के नमी के वाष्पन को रोकती हैं और कार्बनिक पदार्थ मृदा को देती हैं, कार्बनिक पदार्थ भी देती हैं, जिससे मृदा में नमी का अनुपात और फर्टिलिटी या उर्वरता बढ़ जाती है। तो मल्चिंग मैकेनिकल मेथड भी बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी है स्टेबलाइजेशन के लिए। डेजर्ट को अगर हम मृदा को इस प्रकार बना देंगे तो वहाँ प्लांटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। और प्लांटेशन होते ही सॉइल बाइंडिंग हो जाती है। सॉइल बाइंड होते के साथ ही अगर आप कितनी भी हवाएं चलें, कितने भी पानी जो है तेज बहाव से आए, वो वहीं पानी को रोक देते हैं, और उससे जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। और थर्ड हम लेंगे कंटूर बैंड्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इसके अंदर अलग अलग बैंड्स को स्टेप्स के चारों में लगा दिया जाता है। इस बैंड के पानी के लिए, बहाव के लिए बहुत अच्छे बैरियर होते हैं, और इनसे जो वाटर स्टोरिंग एरिया होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके कारण विपरीत कंडीशंस में जो प्लांट्स को पानी चाहिए होता है वो मिल जाता है। और ढलान को विभिन्न भागों में बांट करके किया जाता है, ताकि ढलान पे जो बहुत तेज बहाव पानी का होता है, वो वहाँ पानी रुक रुक के नीचे बहता है, तो प्लांट्स को पूरा पानी मिल जाता है। इसलिए हम कहेंगे कंटूर बैंड भी बहुत अच्छा है, एक मेथड, मैकेनिकल मेथड है ये भी। अब पैन ब्रेकिंग मीन्स इसके अंदर जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें क्ले की हार्ड शीट बन जाती है, क्ले सॉइल की हार्ड शीट बन जाती है, और इस शीट के सरफेस के नीचे कुछ फीट की गहराई में ये प्रेजेंट होती है। इससे जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी, ये सब कम हो जाती है। तो ये जो, इसको पैन कहते हैं, ये जो हार्ड शीट होती है इसको पैन कहते हैं। अब इन पैन्स को तोड़ने को पैन ब्रेकिंग कहते हैं। इनको तोड़ करके फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इनको तोड़ने के लिए जो है मैकेनिकल मेथड्स ही यूज़ किए जाते हैं। इस प्रकार सॉइल इरोजन को कम करने के लिए, डेजर्ट की स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत दूसरे मेथड्स भी हैं, मैकेनिकल मेथड्स और भी हैं, जैसे डैम्स को बनाना। भाखड़ा डैम जो कि एक बहुत अधिक पानी का रिजर्वायर है, जो जब मर्जी आए तब आप पानी खेतों में दे सकते हैं। बारिश नहीं भी हुई ज़्यादा तो भी मिल सकती है, ताकि जो है अच्छी पैदावार हो। और ज़्यादा पैदावार होगी तो सॉइल बाइंडिंग रहेगी, और सॉइल बाइंडिंग रहेगी तो अल्टीमेटली सॉइल इरोजन विल बी लेस।
डैम्स का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इनको अपनी मर्जी या आवश्यकता अनुसार जो है खेतों में या जो आपने फार्म्स लगाए हैं उनमें उन प्लांट्स को आप अपनी मर्जी से जब उनको जरूरत हो तब आप अपने जल की सप्लाई दे सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है पैन ब्रेकिंग भी। अब हम लेंगे केमिकल मेथड। जो केमिकल मेथड होता है इसके अंदर जो मिट्टी होती है उसमें डिफरेंट केमिकल्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, ऐसे। ये जो केमिकल्स होते हैं ये एक एडेसिव बाइंडर के रूप में काम करते हैं सैंड के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। और ये जो केमिकल्स होते हैं एक फिल्म बना लेते हैं सैंड के ऊपर, और फिल्म बनाने से सॉइल सॉइल जो है लूज नहीं हो पाती और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट और है फोर्थ मेथड है वो है एजुकेशनल मेथड। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ भी मतलब जो है कोई दूसरे मेथड्स भी काम में नहीं लिए जा सकते। तो एजुकेशन मेथड में ये है कि डेजर्ट के स्प्रेड का एक मुख्य कारण साइंटिफिक नॉलेज की कमी भी है, जो अभी भी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। हालांकि ये जो दूरदर्शन प्रोग्राम है इन पे किसानों के लिए बहुत प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पर फिर भी सभी किसान इससे रूबरू नहीं हो पाते और इन मेथड्स को नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो इसके लिए मुख्य कारण है कि इनकी साइंटिफिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए रिसर्च के लिए लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए संगोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती हैं और की पहले भी की गई हैं। किसानों के लिए प्रोग्राम बहुत दिखाए जाते हैं टीवी के ऊपर, और अब तो अनुसंधान केंद्र भी बहुत स्थापित कर दिए गए हैं। 1952 में राजपूताना मरुस्थल, 1964 में यूनेस्को के तत्वाधान में एरिड रीजन के प्रॉब्लम्स तथा 1968 में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन पर बहुत संगोष्ठियां आयोजित की गई थी, जिसमें मरुस्थल के विकास के बारे में विचार व्यक्त किए गए थे। और 1957 में मरुस्थल वनरोपण केंद्र और 1958 में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जिसको हम कहते हैं, इसकी जोधपुर में स्थापना की गई थी। इन सब इंस्टीट्यूशंस का एक ही उद्देश्य था कि मरुस्थल के प्रसार को किस तरह रोका जाए और इसको हरे क्षेत्र में कैसे बदला जाए। काजरी के अंदर जो सेवण घास होती है उसके बीजों का हवाई से छिड़काव किया गया था। तो यहाँ की इस घास के आवरण के ढकने की दिशा में मतलब काफ़ी छिड़काव किया, जिससे कि ये जो सेवण घास है ये बहुत अच्छी तरह हर जगह पे उग गई इन बीजों से, और ये पशुओं की बहुत पसंदीदा घास है, पशु लोग बहुत अच्छे से खाते हैं इस कारण। और इस घास से जो है, और वो ये घास जो है ये बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में, डेजर्टिक क्लाइमेट में बहुत आराम से उग जाती है। तो ये एक प्रयास किया गया था जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके और पौधों एवं जंतुओं को संरक्षण भी प्रदान किया जा सके। तो काजरी का बहुत बड़ा रोल रहा इसके अंदर। सेवण घास को लेज़ारस हेरिटस कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इसको डेजर्ट को स्टेबलाइज करने के लिए एक DPAP प्रोग्राम जैसा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973 टू 74 में एक बनाया गया था। जेम्स भी बनाया गया था, ग्लोबल एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, यूनैप भी किया गया था। तो जो यूनैप है, यूनैप के अंदर जो है ये एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जिसका गठन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन एनवायरनमेंट कांग्रेस के बाद हुआ था। और इसके अंदर जो है इस प्रोग्राम को, यूनैप का जो गठन पर्यावरण की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश बनाने के उद्देश्य से किया गया था। इस दिशा निर्देश के द्वारा जितने भी पर्यावरणीय एनवायरमेंटल समस्याएं हैं उनको सुलझाया जा सकता है। ये आज भी प्रोग्राम चल रहे हैं यूनैप जैसे। और अगस्त 1978 में नैरोबी में, वैसे तो यूनैप प्रोग्राम बहुत प्लांट्स की बहुत समस्याओं के लिए है, पर डेजर्ट के स्टेबलाइजेशन के लिए अगस्त 1978 में नैरोबी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग के अंदर स्टेबलाइजेशन की समस्याओं पर गौर किया गया था
और इसमें भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए जनसंख्या के बढ़ते दबाव को रोकने हेतु ग्रीन बेल्ट के विस्तार को बढ़ाने और सैंड ड्यून्स के विस्तार को रोकने के लिए आवश्यक जोर दिया गया था। यूनेप जो है वो सहारा अरब मरुस्थल में कई प्रयोग अभी भी कर रही है। यूनेप भारत में कई पर्यावरणीय संबंधी योजनाओं से जुड़ी हुई है, जैसे ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम और गंगा एक्शन प्लान। तो इन सब प्लान्स के अंतर्गत बहुत कोशिश की जा रही है ताकि डेजर्ट्स को स्टेबलाइज किया जा सके और सॉइल एरोजन को या फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट को या एक्सटेंडिंग ऑफ द डेजर्ट्स को रोका जा सके।